Hello students, welcome to my channel. We'll start with the first chapter of history, that is nationalism in Europe. See, अगर आप देखोगे कि आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज जो है वो ये वाली स्क्रीन से मैच करेगा. Fine, it is given in your textbook that it is in 1848 Frederick Sorrow, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. Okay, यहाँ पर ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. फेडरिक सोरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स के लिए पेंटिंग्स बनाए थे. और ये जो पिक्चर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो दैट इज़ it shows the peoples of Europe and America, where men and women of all ages and social classes marching in a long train. Marching in a long train मतलब अमेरिका और यूरोप दोनों के जो सिटीजन्स हैं वो एक साथ लाइन में जा रहे हैं and offering homage, respect, homage, that is to the Statue of Liberty as they pass by. Fine. Next is artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. यहाँ पर जो आप जो दिखाई दे रहा है आपको ये फिगर में, राइट, ये जो है वो फीमेल फिगर जो है वो एक लिबर्टी के लिए गाइड कर रहा है. टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, उसके हाथ में एक टॉर्च है. एनलाइटमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर जो रोशनी है, द path towards the liberty उस फीमेल के हाथ में है. she bears in one hand and the charter of rights of the men in the other. ओके, एक चार्टर है, एक पैम्पलेट दिया गया है, एक न्यूज़पेपर जैसा कि उसके हाथ में राइट्स दी गई है. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो एवरीथिंग इज शैटर्ड, रिमेन्स ऑफ द सिम्बॉल्स ऑफ एब्सोल्यूट. स्टूडेंट्स प्लीज़ मार्क इट. ये जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन है. ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ मोनार्कल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिवर्सिव इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर मिलिट्री राज जो है वो रहेगा. फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज the peoples of the world are grouped as distinct nations. पहला पॉइंट. सेकेंड है थ्रू फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट्यूम्स है और अलग अलग लोगों के फ्लैग्स दिए गए हैं उसके नेशन के हिसाब से. वे पास्ड बाय द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड. फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर. अगर आप देखने जाओ तो दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी बेरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग्स. फाइन, ये वाला जो है प्लीज़ मेक श्योर आप ये थोड़ा बहुत याद रख लेना. फाइन. नेक्स्ट जो है यही पिक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज द यूनाइटेड नेशन. ये जर्मनी का फ्लैग यहाँ पर भले ही दिया गया है पर उसको एक यूनाइटेड नेशंस के रूप में नहीं एक एग्जिस्टेंस मिला था. फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स. होप्स मतलब यहाँ पर आशा है कि हमारा जर्मन स्टेट एक अलग ही रिपब्लिक के लिए स्टैंड करेगा. फाइन. In 1848, to unify the numerous German-speaking principalities as a nation-state under a democratic constitution. जर्मनी के लोग यही चाहते थे कि हमारा भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक अलग कंट्री हो. फाइन. आफ्टर जर्मन क्या है? ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ द 2 सिलसिलेस, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया. ये सारे कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स है दे आर मूविंग टूवर्ड्स द फीमेल फिगर. ओके, फ्रॉम द हेवन्स अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स. यहाँ पर जो है ये पिक्चर को जो फेडरिक ने बनाया है उसके हिसाब से कि ये लोग जो है वो उनको एक टॉर्च, एक लाइट दे रहे हैं, एक होप दे रहे हैं कि they are with us, the God is with us. They have been used by the artist to symbolize fraternity. Fraternity का मतलब है भाईचारा amongst the other nations of the world. Please make sure आप ये याद रखना. Fine. Next is moving on to the part 1 is the French Revolution and the idea of the nation.
द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं, 1789 में हुआ था। वाई? क्योंकि फ्रांस वॉज फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क था, वहाँ पर किंग का शासन था और उसी के हिसाब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल changes during French Revolution led to transfer of sovereignty. Sovereignty मतलब freedom from the monarchy to a French body. फ्रेंच बॉडी के हाथ में, फ्रांस के हाथ में, उनकी सिटीजन्स के हाथ में उनकी राइट्स चली गई थी। यस, इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने 9th में पढ़ा, रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम, ये रिवॉल्यूशन क्या लेके आया था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसका एक हम अलग तरीके से एक स्टेट, नेशन स्टेट बनाएंगे। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मीनवाइल द पीपल ऑफ फ्रांस। सी, फ्रांस के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, ये मैंने एक छोटा सा फ्रांस का एक फ्लैग दिया है। फाइन। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम एक साथ है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, दैट इज द फादरलैंड, एंड ला सिटियन, दैट इज द सिटीजन्स, एम्फसाइज्ड। सी, फ्रांस के लोग यही चाहते थे कि हमारे लैंग्वेज को भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी मिले, इम्पोर्टेंस मिले, इसीलिए ये लोग ये सारी लैंग्वेजेस का उपयोग करने लगे, एम्फसाइज करने लगे। नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि एक कम्युनिटी के लिए हमारी एक अलग सी राइट्स होगी तो इक्वालिटी बनी रहेगी, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो एक लोगों के दिमाग में बैठ गया था। फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर जो चूज़ किया गया था टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, पहले एकदम रॉयल था, उसमें किंग का शासन था, पर बाद में उसको एक अलग ही ट्राई कलर बनाया गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एज अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, वहाँ के जनरल्स जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को भी मोनार्की से हटा के आगे बढ़ाया गया था। सी, दिस वॉज एक्चुअली इट वॉज इन द फ्रांस। फाइन। तो आफ्टर दैट ट्राई कलर केम। न्यू हिम्स मतलब छोटे से गाने, नेशनल एंथम्स जो है, ओथ्स है, मार्टर्स मतलब शहीद हुए जो सोल्जर्स हैं उनके लिए भी नेशन ने अलग तरीके से एक रिस्पेक्ट दिया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब वर्किंग आउट कैसे रहेगा फ्रांस के लोगों का, इसी के हिसाब से उनकी टेरिटरी सब कुछ एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यूनिफॉर्म लॉज बना रहे। नेक्स्ट जो है वो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश्ड। सी, अंदर ही अंदर बहुत सारे लेन देन, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स लेन देन जो होती थी, बिजनेस होता था, तो वो अबॉलिश हो गया, कैंसिल हो गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम आया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रुपी, तो जो एक रुपी यहाँ पर इंडिया में मध्य प्रदेश में है वही गुजरात में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, बिहार में होगी। फाइन। Next is regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris. अलग अलग भाषाएं जो थी उनको डिस्करेज किया क्योंकि फ्रांस उनका खुद का एक इम्पोर्टेंस था फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, इसीलिए फ्रांस जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ा। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, अब ये रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ? द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब है एक उनके शासन के अंदर जो है वो फ्रांस के लोगों को फ्रांस के लोग यूरोप के लोगों को छोड़ दे। न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, यही सारी बातें यूरोप में फैल गई कि ये लोग जो है वो फ्रांस के लोग जो है वो यूरोपियन पीपल को लिबरेट कर रहे। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s. French armies began to carry the idea of nationalism abroad. See, यहाँ के आर्मी जो है वो नेशनलिज्म, देश भक्ति की जो भावना है वो अब्रॉड इन द सेंस कि नेशनलिज्म कि हमारे देश के लिए जो प्रेम है, जो लव है, रिस्पेक्ट है, उसको हम आगे बढ़ाया जाए, बिकॉज nobody can be forced to stay in your own country. Fine. Next is
Europe after the Congress of Vienna in 1815. I have just shown a map of Europe wherein each and every cities are over here. Or you can see France over here, the pink part, fine, and the other nations, that is of European nations. Moving on to the next slide, अराइवल ऑफ नेपोलियन। यहाँ पर जो है नेपोलियन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लो और समझ लो। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, बहुत बड़ा था यूरोपियन नेशन, तो इसी हिसाब से फ्रांस में भी नेपोलियन का पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्ले किया। कैसे उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी सेटअप किया, कैसे बाय इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस में तो उन्होंने नेपोलियन ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया था, बट पूरे यूरोप में, पूरे उसका शासन में कैसे नेपोलियन ने एक रिफॉर्म लेके आए। देयर वॉज अ रिटर्न टू मोनार्की, अगेन ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग, तो दैट इज़ अब इनडायरेक्टली उसके हाथ में मोनार्की एक शासन आ गया। डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, अगेन डेमोक्रेटिक जो था वो लिबरेट कंट्री था, उसमें भी नेपोलियन आ गया था। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, रिवॉल्यूशन काफ़ी बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने रिवॉल्यूशन लेके आए थे, चेंज लेके आए थे। चेंज वॉज बहुत गुड, बट उन्होंने एकदम अलग तरीके से मोनार्की हासिल कर ली थी। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा काम किया था। हम आगे की स्लाइड में ये पढ़ेंगे। See what he have done over here, the civil code of 1804 that was introduced by Napoleon, known as Napoleonic Code। ये जो आगे के जो भी प्रिविलेजेस जो थे, जो बर्थ के हिसाब से आपको मिलते थे, वो नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन कोड एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फाइन, ये तो आपको पता ही है। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी जो ज़मीन में भी लेन देन होती है, उसके लिए भी नेपोलियन एक अच्छी तरीके से रिफॉर्म लेके आया था। नेक्स्ट इज नेपोलियनिक कोड क्या था? इट वॉज अ कोड दैट एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रेंच में उन्होंने जो नेपोलियनिक कोड लेके आए थे कि भाई किस हिसाब से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करेंगे, इन शॉर्ट। फाइन, स्टूडेंट्स बहुत बार आता है, प्लीज़ याद रखना। द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड इन जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड। क्या था वो? एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाए। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मतलब जो ड्यूटीज़ होती है, एक बर्डन तरीके से जो या तो इन फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट काम करेंगे तो उसको हम सर्फडम बोलेंगे। एंड मनोरियल ड्यूज़, ड्यूज़ मतलब आपके जो भी पैसे बाकी थे उसको भी उन्होंने फ्री कर दिया फार्मर्स को। इन शॉर्ट लोन से मुक्ति दिलाई व्हेन ही केम। नेक्स्ट इज कोड इन द टाउन्स। अब यही कोड को टाउन्स में कैसे लिया गया था? फाइन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। गिल्ड क्या होता है? एक छोटा सा एक बिजनेस जो होता है उसके अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो दैट आर नोन एज गिल्ड। फाइन, तो गिल्ड जो है, गिल्ड्स इन द सेंस, अगेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस जहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो अपने अलग बिजनेस के हिसाब से, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से वही ग्रुप के साथ जुड़े रहते हो, तो उसको, उस ग्रुप को हम गिल्ड बोलेंगे। फाइन, तो ये रिमूव किया गया था क्योंकि अगर मुझे एक चीज़ आती है तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को सिखाऊंगी नहीं। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो थे, कोई आ नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं, दूसरे कोई ऑक्यूपेशन में जा नहीं सकता था, ये रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो रिमूव कर दिए। ये अच्छी बात थी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो गए थे नेपोलियनिक कोड की वजह से। पीसेंट्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन के लिए भी ये कोड बहुत ही अच्छी तरीके से निखर के आया। दे एंजॉयड द न्यू फ्रीडम। फाइन, आई हैव गिवन अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ सर्फडम। क्या है सर्फ? जो है यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पहले के ज़माने के लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करवाते थे, या तो किंग के अंदर, शासन के अंदर जो भी काम करवाते थे, तो उसको सर्फ बोलते थे, सर्फडम। कोड इन द टाउन्स, अब टाउन्स में भी अलग तरीके से है। बिजनेस एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को ये कैसे
हेल्पफुल हुआ। बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉस, सी अगर कोई भी बिजनेसमैन के लिए एक कोड आ जाए, एक यूनिफॉर्म कोड आ जाए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो ही चीज़ आप 2 रुपये या 5 रुपये में ले रहे हो वही चीज़ आप 2 या 5 रुपये में कहीं और से भी ले सकते हो। फाइन, सबके लिए एक स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स आए, नेशनल करेंसी एक हो गई तो वो भी अच्छी बात थी। ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट जो थी बहुत ही अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हुई, डेवलप हुई। कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर वाज स्मूथली ट्रांसपोर्टेड। तो ये बहुत ही अच्छा एक कोड था। अब रिएक्शंस क्या आया स्टूडेंट्स, अगर आप देखने जाओ तो ये बहुत ही अच्छा था, पर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता। इन हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, French armies were welcomed as harbingers of liberty. See, liberty मतलब यहाँ पर फ्रीडम जो है, हार्बिंगर्स मतलब लिबर्टी, फ्रीडम लाने वाले जो लोग थे उनके लिए दे वेलकम्ड इट। क्योंकि अब देखो, अगर कोड आ जाने की वजह से, करेंसी भी एक हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग वर्कर्स थे वो बहुत ही फ्री हो गए। तो दे वर नोन एज पीपल ऑफ लिबर्टी की भी बहुत ही अच्छा एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, एक नेशन आ रहा है, तो दैट वाज फॉर गुड। ओके, नेक्स्ट इज लेटर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स वर मेड दैट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड, मतलब अच्छे तरीके से नहीं आया जो नेपोलियन ने डिसाइड किया था। क्यों, कैसे? क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन बढ़ गया था, सेंसरशिप पर रोक लगाई गई थी, फोर्स conscription to the French armies were required, कि भाई फ्रेंच आर्मीज़ के लिए एक फोर्सफुल जो था बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, इकोनॉमी, तो वो भी एक अच्छी तरीके से नहीं आया। टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, अब यही चीज़ की वजह से नेपोलियन को क्या चाहिए था कि मैं पूरे यूरोप में शासन अपना चला लूँ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की वजह से वो अपना शासन पूरे यूरोप में बढ़ाना चाहता था। दे सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। सी दी मतलब ये जो है, दीज सीम्ड कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने की वजह से दैट डजंट मीन आप पूरे यूरोप में अपना शासन बनाओ। तो देयर वर मेनी पीपल, बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल पर्सन्स, local traders, all those were not satisfied this Napoleon and his code. Part 2, the making of nationalism in Europe. See, over here we will see about Europe. Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdom. Duchies and the cantons were rulers, had their autonomous territories. अलग लोगों के लिए अलग अलग टेरिटरीज बनाई गई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो था वो अलग तरीके से बढ़ गया था। ऑटोक्रेटिक मोनार्की आ गई थी। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच वी लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, एक ही टेरिटरी में बहुत ही अलग अलग लोग रहते थे। डिड नॉट गो अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, क्योंकि हर एक जगह पे आपको एक ही तरीके के लोग नहीं मिलेंगे, अलग अलग देश के मिलेंगे, अलग अलग प्रांत के, लैंग्वेज के। तो एक कॉमन कल्चर नहीं था, इसलिए डिस्प्यूट बढ़ गया। लैंग्वेज अलग थी और अलग अलग एथनिक कंपोजिशन था, ग्रुप्स अलग अलग थे। एथनिक ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एथनिक कंपोजिशन क्या है। फाइन, नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में क्या हुआ था। अगर आप देखने जाओ तो हैब्सबर्ग एम्पायर वहाँ पर था। अब पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स, पैचवर्क मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में रहते थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, ये सारे अलग अलग रीजन्स जो ऑस्ट्रिया और हंगरी में आते हैं। टायरल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड, बोहेमिया वर द एरिस्टोक्रेट्स वर प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। बोहेमिया के लोग जर्मन स्पीकर्स थे। नाउ यू कैन रियलाइज कि भाई हाँ, अलग अलग रीजन के स्पीकर्स थे, अलग अलग लैंग्वेज थी। तो व्हाट हैपेंड वेयर यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट पार्ट्स। इटालियन स्पीकिंग प्रोविजन्स में कहाँ के लोग थे, लंबार्डी और वेनेशिया में रहते थे। सी यू कैन स्टूडेंट्स मार्क इट आउट कि different people stayed in different parts of this continent,
एंड दैट इज़ हाउ देयर वर डिस्प्यूट्स एंड दैट वाज द रीज़न कि रिवॉल्यूशन आया. अब हैब्सबर्ग की बात करें तो हैब्सबर्ग्स इन हंगेरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar while the other half spoke a variety of dialects. मतलब अगर देखने जाओ तो देर वर सो मैनी पीपल. अलग यहाँ पर ग्लेशिया में देखने जाओ तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स थे जो पॉलिश लैंग्वेज पोलैंड के लोग थे. आ रहा है समझ में? तो दैट इज़ हाउ इवन हैब्सबर्ग एम्पायर में भी ये सारा प्रॉब्लम्स इंटरनल था. फाइन. Moving on to next is differences did not easily promote a sense of political unity. See students, अगर आप देखने जाओ तो ऑब्वियस है अलग अलग लोग हैं तो डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, तो दैट इज़ हाउ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आएगी, एकता नहीं आएगी, ब्रदरहुड नहीं आएगा, एंड यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम इन दैट मैनर. समझ रहे हो? सी यहाँ पर देखो, अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंस पीपल्स, फाइन, रोमन्स to the east in Transylvania, Bohemians from the north, and Slovens and Croatians were from the south. So that is how different people were from different parts. यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मैप भी दिया गया है जहाँ पर हंगेरी में लोग कहाँ से थे, and that is how it was divided. You can see the difference, that is pink and in red, and also a part of the place wherein there is a difference in their people and speakers. Moving on to the next slide, that is Habsburg Empire. वहाँ पर क्या था? See, you can see Austria, Hungary, Alpine regions, Italian, German speakers, and Hungarian glacier. The only binding these diverse groups together was the elegance of the emperors. सिर्फ यहाँ के emperors मतलब king जो थे वो common थे, बाकी अलग अलग लोग थे. You can make it to understand what was the problem in this nation state. Fine. So that is how it cannot be achieved. The freedom cannot be achieved at any cost. तो अलग अलग लोग जो थे तो differences समझ में भी थी, सोच में भी थी, ethnic composition में भी था, languages में था, culture में था. तो that is how it made a great difference in achieving freedom. The aristocracy and the new middle class. Socially and politically they were dominant class of the continent. यहाँ के लोग थे, but members of this class were united by a common way of life. कैसे? तो बताएंगे कि अगर powerful aristocracy was however numerically a small group in European time. यहाँ पर aristocrats थे, यहाँ पर लोग जो थे, यहाँ पर शासन जो था यूरोपियन टाउन में था, बट बाकी के जो लोग जो थे दे वर समहाउ यूनाइटेड इन सम और द अदर वे. तो नो मिडिल क्लास के लिए क्या प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी थी उन लोगों को, विल सी ओवर हियर. एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? तो वो लोग थे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. सी देर आर मेनी पीपल्स हु वुड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर मुझे ये नहीं आ रहा है एक लैंग्वेज, पर फिर भी मैं बोलूँगी टू जस्ट टू मेक श्योर कि मैं हाई सोसाइटी से रह रही. तो यही एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, यही फ्रेंच स्पीकर्स थे. फाइन. फैमिलीज वर कनेक्टेड विद द टाई ऑफ मैरिजेस. सिर्फ और सिर्फ मैरिज करने के लिए उनकी फैमिलीज एक साथ जुड़ी हुई थी. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर पीसेंट्स. कौन थे? तो दे वर पीसेंट्स. Next is in west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. Peasants थे, इसलिए उन लोगों की लैंड जो थी उन लोगों ने टेनेंट्स को दे दी थी और स्मॉल ओनर्स को दे दी थी ताकि वो फार्मिंग करे. इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज डिफरेंट. लैंड होल्ड कर रहे थे बड़ी बड़ी एकर्स में, कैरेक्टराइज बाय vast estates which were cultivated by serfs. Serfs मतलब again laborious work. हमने आगे भी पढ़ा था पीसेंट्स और फार्मर्स यहाँ पर वर्क करते हैं. तो ये अगर बात करो तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की थी. आगे बढ़े तो कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल पार्ट जो था वो था प्रोडक्शन एंड ट्रेड का. मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स. ऑब्वियसली वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है इसलिए इंडस्ट्रीज़ होती है तो यहाँ का टाउन्स का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा. तो दैट इज़ हाउ कमर्शियल क्लासेस जो थी, हाई क्लास हाई सोसाइटी जो थी
वो डेवलप हो गई एंड जनरली दे वर नोन एज एरिस्टोक्रेट्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड। सी हमने आगे भी स्लाइड में पढ़ा कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। कहाँ कब आया? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. France and parts of German state, it occurred only during 19th and new social groups came into being. अलग अलग लोग जो थे इंडस्ट्रीज में जुड़ते गए, दैट इज हाउ ग्रुप्स फॉर्म होते गए। न्यू सोशल ग्रुप्स अगर बात की जाए तो विच वर दीज पीपल्स? these were the peoples, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, मिडिल क्लास था। और यही मिडिल क्लास कौन थे? तो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स थे। समझ में आ रहा है? सी, लुकिंग एट दिस न्यू सोशल ग्रुप्स जो यूरोप में फॉर्म हो रहे थे, तो दैट इज़ हाउ दे वर वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास के थे, एंड मिडिल क्लास इज कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल पीपल। So that is how they were very helpful in forming new industries and bringing a new change. Eastern and Central Europe की अगर बात करें तो social groups were smaller in number till 19th century. कौन थे? Educated and liberal middle classes थे. Ideas of national unity following the abolition of aristocracy, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो इन लोगों को एरिस्टोक्रेट्स को जो फ़ायदा मिल रहा था, लैंड होल्डर्स थे, हाई एंड रिच पीपल्स जो थे वो थे, तो वो जो है नेशनल अबॉलिश हो रहा था, नेशनल यूनिटी उसमें हर्डल बन रही थी, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा था। एंड दैट इज़ हाउ ये टास्क सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में सोशल ग्रुप्स का पॉपुलैरिटी गेन कर गया। कैसे और क्यों? Because see, if smaller number of peoples will be divided, तो it will gain popularity in Europe. कैसे? अगर बताने जाऊँ तो in a simple language, अगर फ्रेंच लोग जो है वो अपना शासन ना गाड़े, अपना शासन ना आगे बढ़ाए, तो that is how they were industrialist and liberal peoples, जो अलग liberal thoughts के थे और एरिस्टोक्रेट से बिल्कुल अलग थे। तो दैट इज़ हाउ जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे, दैट वाज ऑफ नो यूज़, एंड दैट इज़ हाउ ये पॉपुलैरिटी यूरोप एंड दैट इज़ इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में गेन हो गई। तो फ्रीडम की भावना जो थी वो लोगों के अंदर में जग गई। राइट्स अंडर नेपोलियन अगर बात करें तो नेपोलियनिक कोड के अंदर क्या था? लिमिटेड सफरेज था। सफरेज मतलब आपको पता ही होना चाहिए, राइट टू वोट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिड्यूस्ड वुमन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, ये बहुत ही गलत हो रहा था नेपोलियन के शासन में कि माइनर की राइट्स को दबा दी गई। एंड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, वुमन की राइट्स को वुमन एम्पावरमेंट, वुमन की राइट्स को यहाँ पर कम कर दिया था, मतलब नहीं के बराबर। तो उनके फादर्स और हस्बैंड्स जो उनको एक अथॉरिटी दे, एक पावर दे, उतना ही हो सकता है। फाइन, नाउ I have made a small gap, that is throughout 19th century and early 20th century women and non-propertied men organized opposition. See, यहाँ पर लिबर्टी की बात हो रही थी एंड इन लोगों को नहीं मिल रही थी, तो दे ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल ग्रुप्स ओपोजिशन, ओपोज कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे कि हमें भी एक इक्वल राइट्स मिले। पॉलिटिकल राइट्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि राइट टू वोट जो था वो इन लोगों को नहीं मिल रहा था। नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो मेन को भी नहीं मिल रहा था। एंड दैट इज़ हाउ एंड ऑफ 19th एंड अर्ली 20th में मेन एंड वुमेन स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग, स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स। प्लीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, ये लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर्स, इकोनॉमी में मतलब बिजनेस में क्या क्या लिबरलिज्म लेके आया। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। ड्यूरिंग 19th century दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को बहुत सहन करना पड़ा था। तो दैट इज़ हाउ 19th century, मिडल ऑफ 19th century आई मस्ट से,
कि तब ये लोग जो थे वो पोजीशन शुरू कर दिया, स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, अबॉलिशन स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस। जो भी स्टेट वहाँ के मोनार्क ने, यूरोपियन शासन ने लगाया था, उनके अपोज में वो खड़े हो गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे उनके लिए, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, सी देयर वर सो मैनी पीपल हु वर अगेंस्ट द मूवमेंट। क्यों? क्योंकि द फैक्ट वॉज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर यहाँ पर भी उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, उनके लैंग्वेजेस के ऊपर, एंड ऑल दैट स्टफ दैट वाज फेस्ड बाय द पीपल, पीस एंड सर्व्स। तो इकोनॉमिक स्फीयर में ये बहुत फ़ायदा नहीं कर रहा था, तो दे स्टार्टेड organizing some oppositions and movements for their own freedom and for their own business. Fine. Moving to the next is Napoleon's administrative measures. I must give one example that is already given in your textbook. German speaking regions on the first half of the 19th century, measures are created out of countless principalities. Okay, see measures, अगर इंडिया में 1 rupee is equal to XYZ, if you say 50 paisa, 250 paisa is equal to 1 rupee, so that must not be similar in another country. तो ये बहुत ही problematic state condition हो रही थी, and that is how 39 states यहाँ पर a kind of diversion जो दिया गया था कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ओके, तो ये नेपोलियनिक कोड के अंदर कंप्लीट हुआ। आगे ईच स्टेट पजेस्ड इट्स ओन करेंसी, हर एक स्टेट की, नॉट कंट्री आई एम स्पीकिंग, बट ईच स्टेट, ये पॉलिसी का ईच स्टेट अलग अलग लोगों की अलग अलग करेंसी थी, उसके खुद के ओन मेजर्स थे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक केस था कि कोई भी एक मर्चेंट हो, बिजनेस हो, 1833 में बात करें, फ्रॉम हम्बर्ग टू निरेम्बर्ग अगर उसको गुड्स बेचना है तो 11 कस्टम बैरियर्स को उसको पास करना पड़ेगा। ये तो भाई बहुत ही महंगा हो जाएगा। पे कस्टम ड्यूटीज अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम, 100 रुपीज़ का है। हर एक जगह पे मैं 11 जगह पे मैं अपने टैक्स पे करूँगी, कस्टम ड्यूटी पे करूँगी, और हर एक जगह पे मुझे 5% देने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट केस हो गया, बहुत ही डिफरेंट केस हो गया। तो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर अवॉइडिंग दिस नेपोलियनिक कोड। द ओनली रीज़न वॉज दे कुड नॉट सेल एट अ प्रॉफिटेबल अमाउंट। हर एक जगह पे रुकना पड़ता था, 5% 5% देना पड़ता था, तो उसके हाथ में कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। मूविंग ऑन, ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजर्स। सी अलग अलग जगह पे वेट भी अलग होते हैं, मेजर्स भी अलग होते हैं। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। हर एक जगह पे वेट्स एंड मेजर्स भी अलग होते हैं। जो 1 किलो यहाँ पर होता है वो दूसरी जगह पे 1 किलो नहीं होता है। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। भाई कितना टाइम लेंगे हम, समझ में आ रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल, द मेजर ऑफ अ क्लोथ, जिसको हम एली बुलाते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। मेनी पीपल से इट एली, एले, एली, ओके। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अगर बात करें फॉर अ क्लोथ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। एक स्केल के हिसाब से इतना जा रहा है इसका क्लोथ, तो दूसरी जगह पे दिस मे नॉट बी द सेम स्केल, इट विल बी डिफरेंट एट अनदर प्लेस। तो ये जो ड्यूटीज़ लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो व्हाट एम आई ट्राइंग टू स्पीक इज़, 1 डजन इज़ इक्वल टू 12, तो दैट डजंट मीन दूसरी जगह पे 1 डजन इज़ इक्वल टू 12 पीस। इट कैन बी 10 पीस, इट कैन बी 18, इट कैन बी 15 पीस। तो रेट्स विल बी डिफरेंट। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगर टेक्सटाइल मटेरियल, अगर क्लोथ की बात करें, तो फ्रैंकफर्ट में मुझे 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा, तो फ्रिमबर्ग में मुझे 53 मिलेगा, मीन्स में 55 मिलेगा, न्यूरेमबर्ग में 65 मिलेगा। तो अलग अलग जगह पे भी ये मेजर्स जो थे बहुत ही अलग थे। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको
हैंडल करें। तो इसीलिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे भाई इसमें। तो सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस। क्यों कमर्शियल क्लासेस? क्योंकि किसी के हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा था, हम टैक्स के ज़रिए किसी को दे ही रहे थे, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। भाई एक अगर एक स्टेट बन जाए, एक टेरिटरी बन जाए, एक कंट्री बन जाए, तो ये जो पोजीशन है वो नहीं होगी। अगर बहुत सारे लोग उसको समझ रहे थे, बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ रहे थे। अलाउिंग द अनहिंडर्ड undisturbed movement of goods, peoples and capitals। तो that was nearly impossible। अगर एक हो जाए तो ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप समझो सिर्फ हम गुड्स एंड कैपिटल की बात करें, पीपल की बात करें, इतना सारा देयर वाज मिसमैच, देन व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द पीपल। इसलिए लोग लड़ रहे थे कि अगर एक सही हो जाए तो आगे का सब कुछ सही हो सकता था। Next is a custom unions that is known as Zollverein। Students, 1 mark question, please make sure आप ये याद रखना। In 1834 custom union और Zollverein was formed। ये क्या था? तो कि ये इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया था। यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स जो थे वो टैक्स बैरियर्स जो थे उसको हटा दिया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 to 2, मतलब 30 to 2। ओके, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब सभी लोगों की यही भलाई थी, एक यूनिटी के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी जो है उसकी कंट्री की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है उसमें आगे एक बढ़ावा मिलेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। फाइन, जॉइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ऑलमोस्ट जर्मन स्टेट्स जो ताल्लुक़ रखते थे उसने जॉइन कर लिया ये बात को, ज़ोलबेरिन। नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड इन मोबिलिटी। अगर रेलवेज भी डेवलप हो जाए और अच्छा हो रहा था तो ये कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन में बढ़ाने में काम आ सकता है। नेक्स्ट वाज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। कैसे लोग आए थे, कैसे लोग कंजर्व्ड थे आफ्टर 1850। अगर बात की जाए तो नेपोलियन को डिफीट कर दिया था इन 1815 में। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यहाँ के लोग जो थे, यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थे, कंजर्वेटिज्म में मानते थे। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सोसाइटी। कंजर्वेटिव लोग ऑलवेज स्लो चलना चाहते थे, क्योंकि मोनार्की पकड़ना चाहते थे, पकड़ के रखना चाहते थे। आई मीन टू से द चर्च कौन थे, सोशल हायरार्कीज, मतलब एक बड़े से संत महात्मा, साधु महात्मा जो है उसके नीचे जो हायरार्कीज, जो लोग हैं उनके अंडर वही आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो यही कंजर्वेटिव्स की थोड़ी पीछी बैकवर्ड सोच जो थी वो आगे फ्रीडम में हर्डल डाल रहे थे। नेक्स्ट वर हु वर कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट propose a return to the society of pre-revolutionary days। They realized from the changes initiated by Napoleon। प्री रिवॉल्यूशनरी डेज मतलब नेपोलियनिक के पहले उन लोगों ने नहीं सोचा था कि हम भी एक साथ मिलके आगे बढ़ सकते थे, पर नेपोलियन के जाने के बाद जो उन्होंने इनिशिएटिव जो लिया था उसके बाद उनको महसूस हुआ कि हमारा जो पुराना था वही सही था। मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। मॉडर्नाइजेशन के आ जाने की वजह से बहुत सारे लोग ना खुश होते, जैसे कि ये नेपोलियनिक कोड में होता है, इसलिए पहले जो मोनार्की थी लोग बोलेंगे ना पहले था वो अच्छा था, इसलिए मोनार्की थी तो अच्छी थी। तो इस प्रकार से कंजर्वेटिव्स को ये सब कुछ ना अपने आप मिलता जा रहा था। मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। जो भी यूरोप में मोनार्कीज थी, किंग्स थे, शासन थे, उनको एक साथ में लाना था। तो कंजर्वेटिव्स का ये सारा प्लान जो था कि वो लोग खुद एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव बन जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अ मॉडर्न आर्मी सेट करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी हो सकता है, फ्यूडलिज्म एबॉलिश हो सकता है, टैक्स की प्रक्रिया जो है, एंड एबॉलिशन ऑफ सर्फडम जो ऑलरेडी नेपोलियन ने किया हुआ था।
कंजर्वेटिज्म का अगर मीनिंग देखने जाओ तो वो कौन थे, पॉलिटिकल फिलोसॉफी थे, पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको कंजर्व रहना एक अच्छा लगता था, मोनार्की वापस लाना चाहते थे, ट्रेडिशन को संभाल के रखना चाहते थे, इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे, जो कस्टम्स जो लाए थे जो पुरानी थी वो भी लाना चाहते थे। एंड इसी के हिसाब से क्विक चेंज जो था वो फटाफट से नहीं पर ग्रेजुअली लेके आना चाहते थे, धीमा सा, स्लो सा। फाइन। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, अब यही सारे चेंजेस के लिए कौन लोग थे यूरोप में से जो रिप्रेजेंट करते थे? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड, नेपोलियन को डिफीट किया था, वियना में मिले थे एंड यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ड्रॉ किया था इन द ईयर 1815। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर द डेट। पहले जो था सेटलमेंट के लिए कांग्रेस था, जो किसने एक कांग्रेस एक मीटिंग अरेंज की थी, होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये जो यूरोप के लिए जो हमने 4 कंट्रीज़ आगे अभी पढ़े, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, उनको सेटलमेंट करना था यूरोप में। तो दैट इज़ हाउ एक कांग्रेस जो थी, पार्टी जो थी, वो मेटरनिच ने, ऑस्ट्रियन चांसलर थे, जिन्होंने सेट की थी। डेलीगेट्स बुलाए गए थे 1815 में एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस। जो नेपोलियन चेंज लाए थे उसको अनडू करना था, नहीं लेके आना था। और क्या लेके आना था? डन इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। जो नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान जो 1815 में वियना में डिफीट किया था, जो भी डिसाइड हुआ था, सेटलमेंट हुआ था, वो वापस लेके आना चाहते थे। कौन थे वो लोग? तो कांग्रेस के थे। अब ये ट्रीटी साइन होने के बाद क्या हुआ? आफ्टर द बर्बन डायनेस्टी डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त बर्बन डायनेस्टी बैठ गई थी, हार गई थी, बंद हो गई थी। उन्होंने फिर से अपने आप को पावर में ले लिया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज। फ्रांस धीरे धीरे, क्योंकि जो बर्बन डायनेस्टी रखना चाहते थे वही वो लोग रखेंगे, इसलिए अपनी बहुत सारी टेरिटरीज जो थी वो अलग हो गई एंड सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। क्योंकि बर्बन डायनेस्टी सिर्फ अकेली नहीं थी, बहुत सारे और भी लोग थे जो फ्रांस में अपना झंडा गाड़ना चाहते थे, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर, कि फ्रेंच का आगे बढ़े ही नहीं, बढ़े इन द सेंस की बाउंड्री वाइज, ताकि कोई उनके ऊपर कब्जा ना करे। तो ये सारी चीज़ें ये ट्रीटी में साइन हुई थी। न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब ये क्या था? किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ, Guinea was added to Piedmont in the south, Persia was given important new territories on its western frontiers. Students, you can make sure जी, ये जो मैं बता रही हूँ, अलग अलग प्रांत के लोग जो थे वो यूरोप में डिवाइड हुए थे। स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिया को इटली मिला था, इन द ईस्ट रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला था और पर्शिया को सेक्सोनी मिला था। आ रहा है समझ में? फाइन। तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सब लोगों को अलग अलग पार्ट मिला था। रिस्टोर द मोनार्कीज। अब धीरे धीरे, अब आपने आगे की स्लाइड में ये देखा कि 6 पार्ट बने थे, तो नॉट ओनली 6 बट देयर वर मेनी स्मॉल अगेन टेरिटरीज। तो मोनार्कीज जो थी, शासन था, वो वापस लेके आना था। तो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जो 39 स्टेट्स उन्होंने बनाए थे उसको नहीं टच किया गया। मेन इंटेंशन क्या था? मोनार्की को वापस लेके आना था, दैट्स इट। लोगों को बनाना था और न कि भाई राजा का शासन ही सबसे बढ़िया होता है। मोनार्कीज विच हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने मोनार्की को हटा दिया था, किंग को हटवा दिया था, वही स्टेट्स, वही मोनार्कीज फिर से वापस पावर में आ रहे थे, क्योंकि यूरोप में उनका शासन जो था वो चलाना था। फाइन। कंजर्वेटिव रिजिम्स, ये वक्त जो था, रेजिम्स या रिगिम्स जो आप बता सकते हो, इन 1815 में सेट हुआ था। वो ऑटोक्रेटिक थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। क्रिटिसिज्म और डिसेंट मतलब डिसरिस्पेक्ट, या आप अगर उसको जो भी ऑर्डर थे उसको मानोगे नहीं
तो वो टॉलरेट नहीं होगा। सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो कब मतलब दबा दी गई थी। और लेजिटिमेसी मतलब जो भी ये यूरोप में शासन रहेगा उसके ऊपर आप कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो था कंजर्वेटिविज्म्स में ही वही सेंसरशिप जो थी, स्टॉपेज जो था वो लगा दिया था कंट्रोल करने के लिए। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स जो थे उनमें सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी एंड फ्रीडम की भावना जो थी वो दिखाई दी जाएगी। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ तालमेल होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर लिबरल्स, criticism the new conservative order and demand for freedom of the press. The revolutionaries, the fear of repression after 1815. रिवॉल्यूशनरीज अगर आ जाए तो उससे क्या फियर था, डर था। मैनी लिबरल नेशनलिस्ट वर अंडरग्राउंड, बहुत सारे लोग जो थे वो अपना अपने कंट्रीज़ को ऐसे डूबते मोनार्की के हाथ में, कंजर्वेटिव्स के हाथ में नहीं जाना चाहते थे। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड मतलब छिप गए, भाग गए, जो चेंज लाना चाहते थे। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बन गई थी, ओके। और रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया गया था, फ्रीडम फाइटर को ट्रेन किया गया था, और यही आइडियाज़ को कि भाई हमें मोनार्की से फ्रीडम, लिबर्टी को वापस लेके आना है, वही न्यूज़ जो थी वो सब में फैला दी जाएगी। फाइट अगेंस्ट मोनार्क जो थे अलग अलग 6 पार्ट्स हुए थे, उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करेंगे, ओके। रिवॉल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीन टू अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स। जो भी रिवॉल्यूशनरीज जो थे मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करने में जुड़े थे। लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए लड़ाई थी, शुरू हो गई थी। एंड दैट इज़ आवर कम्युनिटी सिटीजन्स जो थे उन लोगों ने नेशन स्टेट की भावना, नेशन मतलब हमारे एक खुद का कंट्री जो था वो डेवलप करना था। एंड दैट इज़ आवर नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये फ्रीडम के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले होगा। गिसिपी मजीनी, स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ याद रखना। हु वॉज गिसिपी मजीनी, जो गिनिया में बॉर्न हुए थे, ओके, और सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे ऑफ द कार्बोनर, ये नाम है उसकी सोसाइटी का। और 24 साल की उम्र में वो जेल गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिवॉल्यूशन, एक छोटा सा रिवॉल्यूशन किया था, फाइट की थी लिगुरिया से। He founded 2 more underground societies, और 2 सोसाइटीज़ उन्होंने फाउंड की थी। यंग इटली इन मार्शल स्टूडेंट्स, ये उसके 2 सोसाइटीज़ के नाम है। सोसाइटी इन द सेंस ग्रुप के नाम है, यंग इटली इन मार्शल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, फॉर्म्ड बाय लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। कहाँ से ये लोग रिवॉल्यूशनरी से? तो पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स से थे, जो यूरोप में, फ्रांस में अपना झंडा गाड़ना चाहते थे। फ्रांस में मोनार्क्स, उसके अगेंस्ट में ये सोसाइटीज़ मजीनी ने सेट की थी। मजीनी कौन था? बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। भगवान ने जो हमें भेजा है तो नेशन के लिए उसकी सेवा में अपने आप को जोड़ देना है, और इसमें कोई टच नहीं करना चाहिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। मजीनी यही सोच में था कि इटली जो था कोई भी एक स्मॉल स्टेट्स और किंगडम का पार्ट नहीं होना चाहिए, विच हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। एक अलग ही उनका एक शासन होना चाहिए, ओके, वो मजीनी का मानना था। Within a wider alliance of nations, unifications alone could be the basis of Italian liberty. इटली में लिबर्टी लेके आए थे मजीनी, ओके। Secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini's relentlessly opposition to monarch and his vision of democratic republics frightened the conservatives. वो उसका विजन ही था, वही सामने रखता था, तो इस प्रकार से कंजर्वेटिव्स डर गए कि भाई ये अगर डेमोक्रेटिक रूल लेके आएंगे, लोगों के दिमाग में ये सोच रखेंगे तो हमारा क्या, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैट्रोनिज
जो हमने आगे पढ़ा, उन्होंने क्या बोला था मज़े के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, बहुत बड़ा एनिमी था मज़ेनी, हमारे लिए दुश्मन था। ओके, जो हमारे लिए सोसाइटी फॉर्म नहीं करने देना चाह रहा था। ओके, थैंक यू। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। गुड लक फॉर एवरीबॉडी।